अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बिलाखिर मुज़ाकरात जारी हैं और उसमें सिर्फ उसमें जो डिले आया वो सिर्फ इस वजह से आया कि तहरीक इंसाफ ने कहा कि उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद रिटन एक ड्राफ्ट देंगे अपना, उनका चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या होगा। तो इसमें कुछ संजीदगी नज़र तो आ रही है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम सज़ा का भी खदशा है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को सज़ा हो जाएगी और दोनों तरफ से एक खदशात हैं एक दूसरे पर कि क्या एस्टेब्लिशमेंट जो मैटर करते हैं, जो मुक़्तदरा है, क्या वो हुकूमत के साथ है इन मुज़ाकरात में। इन मुज़ाकरात को हिमायत हासिल है एस्टेब्लिशमेंट की, नहीं, यह हम असल सवाल है। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कल भी हम बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से पूछ रहे थे, उसके अलावा आपकी पार्टी के बहुत सारे लोगों से हम ये पूछते हैं कि मुज़ाकरात जो चल रहे हैं बिल आखिर इनमें कुछ संजीदगी नज़र आना तो शुरू हुई है, लेकिन आपकी इस पर राय भी बताइएगा और इन्फॉर्मेशन भी बताइएगा। क्या इनको हिमायत हासिल है वहाँ से जहाँ से हिमायत मैटर करती है, जिससे आप कहते थे कि हमने, यानी एस्टेब्लिशमेंट, कि वो अगर बात करेंगे तो पावर तो उनके पास है, तो इन मुज़ाकरात को हुकूमत की तरफ, हुकूमत के पीछे क्या वहाँ से कोई नॉड है, हिमायत है सर? थैंक यू, बड़ी मेहरबानी बाजू साहब। मेरा काउंटर सवाल आपसे ये है कि मुझे आप ये बराए मेहरबानी बताइए कि ये लोग जो प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं और मिनिस्टर्स बने बैठे हैं, क्या इनके पास कोई ऐसी सकत है, ताकत है? एक्चुअली तो जिनसे मुज़ाकरात होने थे उन्हीं के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये तो एक प्लेटफॉर्म सा क्रिएट किया गया है और एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी अप्रूवल के बगैर, उनकी नोट के बगैर तो ये लोग मुज़ाकरात कर नहीं सकते थे। और इसका इजहार इनके अपने मिनिस्टर साहिबान जो हैं, जिनमें कि राना सना साहब हैं, उन्होंने कहा था कि हम एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे, और वो क्या कहते हैं, या ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जी एस्टैब्लिशमेंट को साथ लेके चलेंगे। तो जितना वो कह सकते थे उतना उन्होंने कह दिया सर। बात उन्हीं से हो रही है सर, बात उन्हीं से ही हो सकती है, क्योंकि ताकत उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास देने को कुछ है, उन्हीं के पास कोई मीनिंगफुल, उन्हीं से कोई मीनिंगफुल बात हो सकती है। अग्रीड सर, लेकिन ये वहां पे ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ कि पहले तो वो बात नहीं थे करने को तैयार, अब वो अचानक कैसे तैयार हो गए बात करने को सर? बातचीत तो पहले भी होती रही है जी, मुख्तलिफ औकात के ऊपर ब्रेक थ्रूज हुए हैं, बात हुई है। आपको पता है हमारा सितंबर का जो जलसा था उस सिलसिले में ब्रेक थ्रू हुई थी। एक चीज़ ना भूलिए कि केपी की हुकूमत हमारे पास है, वहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक तो राब्ता उनके साथ लगातार जो है कंसिस्टेंट राब्ता जो उनका, तो वो केपी की हुकूमत के नाते से हमारा उनके साथ रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हम उनके साथ एंगेज नहीं थे या उनके साथ हम बातचीत नहीं कर रहे थे। शायद बातचीत इस खास मौजू के ऊपर ना हो रही हो, लेकिन और बहुत सी चीज़ों के ऊपर हम उनके साथ एंगेज थे। इसके अलावा अदरवाइज भी एंगेजमेंट हुई है, सितंबर में हुई थी जब हमने जलसा अपना आगे किया था, तो वहाँ भी हमारी एंगेजमेंट उनके साथ रही है। अब ये मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है, आई होप कि इससे कोई रास्ता निकले आगे बढ़ने का। 24 नवंबर को आई हैव दिस इंफॉर्मेशन कि उस वक्त भी ऑफर थी कि खान साहब बनी गाला मूव करने वाली या फिर आपको केपी की किसी जेल मूव कर देते हैं, बट ही रिजेक्टेड, और उसके बाद 26 नवंबर हमने देखा क्या हुआ उस दिन। और फिर उसके बाद सुना कि आप ये दोबारा दिस ऑफर इज ऑन टेबल वंस अगेन, जिसका फैसल चौधरी साहब बता चुके हैं, अलीमा खान साहब बता चुकी हैं, आपकी पार्टी के बाकी लीडर्स बता चुके हैं, और खान साहब को आपके जो तहरीक इंसाफ के लीडर ने जेल में मिले हैं, उनमें से एक ने मुझे बताया कि खान साहब को मनाने की भी हमने कोशिश की कि आप वक्ती तौर पर जो मिल रहा है वो तो लीजिए, आप शिफ्ट हो बनी गाला, ताकि फिर बात ज़रा और मज़ीद बढ़े और फिर तरीके से बात हो पाएगी, ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। डू यू हैव एनी सच इंफॉर्मेशन सर? आपके पास ये इंफॉर्मेशन, इसको आप किस तरह से देखते हैं? वाजिब साहब, मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि खान साहब अगर जेल से बाहर आना चाहें, अपना एक आध असूल कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, तो वो आज भी बाहर आ सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल कि इस जवाब में बहुत सारे आपके जवाब पिन्हा हैं, वो निकाल सकते हैं आप, लेकिन वो मर्द मुजाहिद जो है वो खड़ा है कि नहीं, मुझे अपनी आज़ादी से इतना गर्ज नहीं है जितना कि मुझे अपने बाकी जो सियासी हमारे जो कैदी हैं उनसे है। और 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात जो हैं, अनफॉर्चुनेट, बहुत बदकिस्मत वाक़यात थे, उनकी हकीकत जो है उसके जानने से मुझे ज़्यादा है। सो वो अभी तक वही हैं, 500 दिन से ज़्यादा से वो जेल में हैं, और वो किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करके, कोई डील करके उसके सहारे उन बैसाखियों के ऊपर वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। ठीक, काबिल मोहतरम, अमेरिका से तो आवाज़ें उठ रही हैं बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए। आप क्या समझते हैं कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो खामोश है? क्या इंटरनल वजह है, आप क्या समझते हैं?
देखिए, किसी लाजमी ये नहीं होता कि बात करनी है तो ढोल पीटा जाए। जहां अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, शायद और भी ऐसे दोस्त ममालिक हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। चाइना बरमला कह चुका हुआ है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। हमारे अंदर के जो लोग हैं, हमारे लीडरान जो हैं, वो भी मानते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक हमारी जो अव्वलीन ज़रूरत इस वक्त है वो मुल्क में सियासी जो स्टेबिलिटी लाने की है। और वो सियासी स्टेबिलिटी जो है सर, उसकी कुंजी जो है वो कैदी नंबर 804 के पास अडयाला जेल में खड़ी है। सो उसके साथ बातचीत किए बगैर और कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसके मुल्क के अवाम जो हैं वो खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं और वो किसी सूरत में खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इस मसले के ऊपर, और चूंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है, पाकिस्तान के बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात के ज़ुमरे में आता है, तो नहीं चाहूँगा कि इस सिलसिले में कोई ज़्यादा स्पेसिफिक गुफ्तगू करूँ। तो मैं जितना कह सकता था वो मैंने अर्ज कर दिया। काबिल एहतराम रऊफ भाई, आपने अभी फरमाया कि चेयरमैन साहब जब चाहेंगे वो बाहर आ सकते हैं। उन्होंने तो फरमाया था कि आप मेरे अफराद को रिहा करें, मैं बनी गला शिफ्ट होने वाली बात पर ऑफर को कबूल करूंगा या सोचूंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब इस तजवीज़ पर दोबारा को गौर किया गया है? अगर वो आ सकते हैं बकौल आपके, तो फिर रुकावट क्यों है? बनी गला शिफ्ट होकर मसाइल तय नहीं हो सकते? आपकी ज़ाती क्या ओपिनियन है रऊफ हसन साहब की? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलती जो की थी वो मेरा ख्याल है कि हमारे जो एडवर्सरीज हैं, पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं, उन्होंने खान साहब को पढ़ने में किया था। क्योंकि इस मुल्क में जो लीडरान आए हैं, आपको पता है कि वो उनको सिर्फ डील ऑफर करने की बात नहीं होती, डील्स की बेसिस के ऊपर वो इस मुल्क से बाहर जाके बस जाते थे और फिर दोबारा डील करके वापस आते थे। तो इन्होंने समझा कि खान साहब भी उसी तरह के एक लीडर साबित होंगे अल्टीमेटली, और वो कैद की जो शिद्दत है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन खान साहब को जो लोग जानते हैं, वो उनको पता था कि ये इंसान अपने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो आज जो देख रहे हैं और जो मेरा जवाब है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप समझने की कोशिश कर लीजिए कि वो, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, कि असूल जहां आते हैं वहां वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। और बसा औकात वो ये कह चुके हुए हैं कि मैं अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आऊँगा और किसी डील के सहारे मैं बाहर नहीं आऊँगा। डील्स मौजूद हैं, डील्स की ऑफ़र मौजूद है, बनी गला की शिफ्ट होने की ऑफ़र मौजूद है, केपी में शिफ्ट होने की ऑफ़र मौजूद है। उन्होंने सबको रिजेक्ट किया है। और उन्होंने, जैसा आप ये कह रहे थे कि उन्होंने कहा है कि मैं चला जाऊँगा, ये उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। मेरा ख्याल है कि जो उनके अल्फाज थे कि जी वो हम फिर देखेंगे, इस किस्म की को बात थी दोबारा हुकूमत के साथ अगर सियासी कैदी जो है सारे के सारे जो है वो रिहा हो जाते हैं तो उसके बाद की बात हो रही है। रऊफ भाई, हुकूमत के साथ पीटीआई के कुछ रहनुमा बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप उनमें शामिल हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि जी हुकूमत के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। देखिए थ्योरेटिकली अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी होती है तो फिर वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं करते। ठीक है सर, लेकिन हो रही है। मैंने ये तो नहीं कहा जी। ये तमाम साफी आजकल ढोल पीट रहे हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी कोई नहीं हो रही है। साफियों को क्या हो गया है? रऊफ भाई, आप तो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। बड़े अच्छे लोग हैं जी साफी लोग, बड़ी कैदें बर्दाश्त कर रहे हैं सर, बड़े प्रेशर्स बर्दाश्त कर रहे हैं सर। आपको क्या बताएं, अच्छे लोग हैं सर, उन्हें गुजर जाएंगे इस वक्त। दिस टू एज दे से दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा सर। हम तो अच्छे वक्तों की मुतलाशी हैं सर, और अल्लाह करेगा कि बहुत जल्द इस मुल्क के ऊपर अच्छे वक्त आएंगे सर इंशाल्लाह। वो सर साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं, उन्होंने तो कल परसों एक एक्स पे एक उनकी पोस्ट थी कि अब हमारे हंसने का वक्त करीब आ गया है। तो वो उससे कुछ तासुर ऐसा मिलता है जैसे कोई मामला तय होने लगे हैं, कोई अश्योरेंस है, उनको को बहुत ज़्यादा यकीन है। आपको भी उसी लेवल का यकीन है? आप जैसे अभी आपने कहा ना कि अच्छे दिन आएंगे, चले उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन इतना यकीन है आपको कि बस देयर जस्ट राउंड द कॉर्नर द गुड डेज? मैं साहिबजादा साहब की सियासी फरासत का कायल हूँ सर। और चलें, आप अग्री कर रहे हैं इसका मतलब उससे। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो पहला सवाल था मेरा, जिसके जवाब में आपने बड़ा ससिंक्टली आपने बता दिया कि ये हुकूमत इनके पे स्केल से ऊपर की बात है, मुज़ाकरात अगर शुरू हुए हैं तो द पावर्स दैट बी उनकी अप्रूवल के साथ हुए हैं। मैं ये एक सवाल मैंने आपसे रखा था कि चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुआ या उनके अहकामात के ऊपर।
ये चलें, यूं कर लें, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइएगा सर कि इसमें कोई अमेरिका की तरफ से जो प्रेशर है उसका कोई रोल है आपके ख्याल में? देखिए, इस सवाल के ऊपर सिर्फ इंसान अपनी सिर्फ कहते हैं ना कि वो इमेजिनेशन के घोड़े जो है वो दौड़ा सकता है जी जी ऑन द बेसिस ऑफ जो फैक्ट्स मौजूद हैं इस वक्त तक। ट्रंप टीम के साथ हमारी जो वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी जो पीटीआई लीडरशिप है, इंटरनेशनल डायस्पोरा, उनकी मीटिंग्स, उसके बाद यहाँ तक भी पता चला कि पिछले 15 दिनों में 3 दफ़ा इंक्वायर किया गया है ट्रंप टीम की तरफ से कि क्या अपडेट्स हैं, अपडेट्स उनको प्रोवाइड की गई हैं। सो इंटरेस्ट और इंटेंट की हद तक तो काफ़ी हद तक तो ये कहा जा सकता है कि हाँ मौजूद है, इंटरेस्ट भी मौजूद है और इंटेंट भी मौजूद है। अब चैलेंज ये है नई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जब वो 20 जैन को उनकी होगी कि वो क्या इस इंटरेस्ट और इंटेंट को किसी एक्शन में तब्दील कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि किसी एक शख्स का, जैसे कि आप देखें इस मुल्क में, हमारे मुल्क में या बाकी ममालिक में भी स्टेक होल्डर्स बहुत होते हैं। वहां भी एक डीप स्टेट है, वहां भी एक पेंटागन है। मैं डोनाल्ड ट्रंप के पेंटागन के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है। जी हाँ, वो मैं उसी पर आ रहा था कि इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जो बनी हुई है वो ये है जी कि ट्रंप जो है वो पेंटागन के साथ, जैसा कि आपने कहा, आप ही के अल्फाज ले लेते हैं कि उनके साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है, लेकिन क्या ट्रंप तनहा कुछ कर सकेंगे इस सिलसिले में, ये देखना होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि एक सियासी जमात की हैसियत से पीटीआई ने ना अमेरिका से कभी रिक्वेस्ट की है कि जी आप हमारी मदद करें या हमारे मामलात में दखल दें। हमारी कंटेंशन हमेशा से यही रही है और यही है और यही रहेगी कि हमने अपने मामलात जो हैं अपने तय हल करने हैं, और उसी सिलसिले में अगर आपकी बातचीत हो रही है, इसको भी अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है कि वो मुनासिब हो। बेहतर भी यही है। एक चीज सर क्लैरिटी दे दीजिएगा, अभी आपने फरमाया कि ट्रंप की टीम की तरफ से 3-4 दफा इंक्वायर कर लिया गया ऑलरेडी। आई मीन बिफोर देम टेकिंग ऑफिस उन्होंने इंक्वायर भी कर लिया पाकिस्तान के अंदर कि आपसे ये कहा हुआ था, या जाहिर है पहले उन्होंने कहा होगा ना कि यूं कीजिए, फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 दफा पूछा हाँ जी की बनाया, कितने पहुंच गया मामला? नहीं सर, वो इंक्वायरी जो आई है वो हमारा डायस्पोरा जो है उनको आई है जी कि आप हमें अपडेट दीजिए सर। काबिल एहतराम रऊफ भाई, अगर मैं बैरिस्टर गौहर साहब जब खान साहब से मुलाकात करके अब आए तो मैंने उनकी जब गुफ्तगू सुनी तो मुझे थोड़ी सी ज़रा हैरानगी हुई। दूसरी जानिब मैं गंडापुर साहब को देखूं तो मुझे क्यों पता नहीं फील हो रहा है कि वो 2 कश्तियों में सवार लग रहे हैं। क्या आप मेरी इस बात से मुत्फिक है कि इमरान खान इस वक्त सिर्फ अपनी 4 बहनों पर रिलाई कर रहे हैं? आप एग्री हैं? नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा जी। वो अपनी बहनों के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिलाय नहीं कर ले, लेकिन ये कहना कि सिर्फ उन पर रिलाय कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि एक गैर मुनासिब बात होगी। वो बाकी लीडरान जो हैं, लाजमी बात है उनको भी जॉब्स दिए हुए हैं, और एक टीम है पूरी जो कि खान साहब के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, उनसे अहकामात लेती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है जी। ये पूरा एक मैकेनिज्म है जो इन प्लेस है सर। सर जी, जो कल 9 मई में जो सजाएं, उनमें से 19 लोगों की गो के बाद थोड़ी रह गई थी, लेकिन उनको जो पार्डन मिला मर्सी अपील में, हाउ डू यू सी दैट? आप उसे किस तरह से देखते हैं? आप क्या उसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे देखते हैं? देखिए, मैं इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में लेके जाइए। जिस फोरम को आप मानते ही नहीं है, और हमारी ऑफिशियल पोजीशन में ये डिस्क्राइब कर रहा हूं जो पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है, हम उस फोरम को, मिलिट्री कोर्ट्स के फोरम को नहीं मानते, उसको हम चैलेंज कर चुके हुए हैं अदालत में। तो नंबर 1, उसकी दी हुई सदाएं जो है वो हमारे लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखते। पिटिशन के ऊपर उनको माफ करने का जो एक स्टेप है वो भी कोई अहमियत नहीं रखता। उन बेचारों ने, जो लोग आए निकले हैं, उनकी 2-2, 3-3, 4-4 महीने सजा रह गई हुई थी, और ये सारा जो प्रोसेस है ये मैलाफाइडी है, और इसको हम अदालत में चैलेंज कर चुके हुए हैं। रऊफ भाई, मेरा आज का आखिरी सवाल है आपसे, आप बानी चेयरमैन की रिहाई कब तक देख रहे हैं, और मुज़ाकरात जो हैं वो आपको कुछ लग रहे हैं पॉजिटिव, या बस डंग टपाओ पॉलिसी? मुज़ाकरात के साथ मैंने कोई इतनी ज़्यादा उम्मीद जो है वो मुंसलिक नहीं की हुई। मेरा ख्याल है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से ये मुज़ाकरात का आगाज़ जो है वो प्राइमरीली इंटरनेशनल प्रेशर जो है उसके जवाब में आया है, ताकि वो एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकें कि वो पॉलिटिकली एंगेज्ड हैं इस वक्त पीटीआई के साथ, उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए या उस प्रेशर को कन्फ्रंट करने के लिए। और अब उनकी कोशिश ये है, और नज़र आ रहा है कि वो इन मुज़ाकरात को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बढ़ाएंगे, और शायद ये कमेटी खेलने के ऊपर भी इसको लेके जाने की कोशिश करें।
ऑन द अदर हैंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के अंदर अंदर कोई नतीजे जो हैं वो सामने आने चाहिए और उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए इसको। और उनका ये जो कोशिश है कि इंटरनेशनल ऑडियंस को एक मैसेज दिया जाए एंगेजमेंट का विद पॉलिटिकल एडवर्सरी पीटीआई, वो मेरा ख्याल है कि वो वही एक वजह है, प्रिंसिपल वजह है जो कि इस वक्त को चुना गया है मुज़ाकरात करने के लिए। क्योंकि ये देखिए मुज़ाकरात के कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो एक साजगार माहौल जो है उसके लिए क्रिएट किया जाए। तो एक तरफ तो हुकूमत बैठी हुई मुज़ाकरात हमसे कर रही है, दूसरी तरफ जो है ये सब कुछ भी हो रहा है। तो इससे जो है एक साजगार माहौल ना सिर्फ के क्रिएट नहीं हो रहा बल्कि जो मौजूद है वो भी थोड़ा बहुत डैमेज और हो रहा है। तो मैं समझता ये हूँ कि जी मैं इन मुज़ाकरात से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाऊंगा, लेकिन खान साहब को छोड़े बगैर अब कोई चारा भी इनके पास नहीं रहा। बिल्कुल ठीक। और कब निकलेंगे इसमें मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा देर तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्विकली सर, 31 जनवरी की एक टाइम फ्रेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब 1 मिनट ऊपर होगा तो उसके बाद आप कुछ कर देंगे। अगर तब तक कुछ मीनिंगफुल निकल रहा हुआ 5-10 दिन ऊपर हो सकता है आपकी जमात भी देख लें, लेकिन अगर वो बहुत जैसे आप कह रहे हैं कि आपको भी ये शक है कि उसको ये सिर्फ एक डिले किया जाएगा, आई वॉश है, तो फिर दोबारा इस्लामाबाद आने का प्लान है तहरीक इंसाफ का? सर वो जो है सारा जो प्लान है सर उसका फिर बाद में अनाउंस किया जाएगा। इस वक्त हमारा जो वो रेमिटेंसेस के ऊपर जो कैंपेन है वो शुरू हो चुका हुआ है और वो जारी रहेगा। हम उसको इंटेंसिफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे इन द सेंस कि ये मुज़ाकरात चूँकि हो रहे हैं तो चलिए ये मुज़ाकरात भी देख लेते हैं कि इसमें से क्या निकलता है जिन जो कि मसाइल हल कर देगा। तो उसके बाद लेकिन वो जो पुरअमन एहतजाज की जो कॉल है वो मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इट वाज एज ऑल टॉकिंग टू रऊफ हसन साहब हमारे साथ। बाजवा साहब रऊफ भाई ने भी कह दिया और बाकी के भी तमाम पीटीआई के हमारे दोस्त कह रहे हैं और आज बड़ा याद आ रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन, वो कहते थे कमेटी का मतलब है कम मिट्टी पाओ। ये उधर तो नहीं जा रहा। चले देखते हैं ना, विद टाइम है। लेकिन रऊफ साहब जो पहले कह रहे थे अगर तो पीछे से उसकी अप्रूवल है जो कंसर्न्ड क्वार्टर्स बट साहब जो मैटर करते हैं तो फिर हो सकता है कुछ निकल ही आया उसमें से। दुनिया को भी तो हमने कुछ और पाकिस्तान ने भी तो आगे बढ़ना है ना बॉस। पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? वो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम आपके वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया, उसमें पहली चीज़ उन्होंने लिखी हुई थी कि जिन ममालिक ने तरक्की की है वहाँ पर अमन होता है, और फिर साथ दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा था वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम होता है। मतलब अपने मुँह से बता रहे हैं कि ये माहौल ना हो किसी मुल्क के अंदर तो वहाँ तरक्की नहीं होती। पाकिस्तान में क्या कितना को अमन है और कितना को भाईचारा है यहाँ पे और कितना को सियासी इस्तेहकाम है, ये सवाल छोड़ देते हैं नाजरीन पर और उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान का भला। एक छोटी सी ब्रेक है जी। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं उनको क्या हिमायत हासिल है उन ताकतवर हलकों की जो मैटर करते हैं। हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा है। थैंक यू वेरी मच अली गौहर बलोच साहब, आपने अपना वक्त दिया है। सर कुछ रोज़ पहले शहबाज शरीफ साहब ने ये रिपोर्ट हुआ कि एक वो तकरीब के दौरान उन्होंने ये तारीफ़ की कि बड़े अच्छे तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ और हुकूमत मिलकर काम कर रहे हैं और जिस तरह की हिमायत अभी हासिल है हुकूमत को वो पहले नहीं थी। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि मेरे दिल में कुछ वसवसे हैं और खुदा ना करे कि वो ठीक साबित हो। ये किन वसवसों की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब? क्योंकि यूँ महसूस हुआ उनकी बात से जैसे वो कह रहे हैं कि शायद 1 पेज आगे ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि कोई भी गवर्नमेंट हो तो जाहिर है उस गवर्नमेंट को एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है। एस्टेब्लिशमेंट भी हमारी मतलब है कि मुल्क का जो निज़ाम है उसका हिस्सा होती है और उसका हुकूमत में किरदार होता है जी। और वो किरदार होता है वो पाकिस्तान के जितने भी जाहिर है खारजी मामलात हैं, पाकिस्तान के सलामती के मामलात हैं, पाकिस्तान के दीगर मामलात हैं और उसमें एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हर हुकूमत को होनी भी चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का तनाव होगा तो यकीनी तौर पर मुल्क के मामलात तो बहुत बुरी तरह मुतासर होंगे। तो ये कहना कि मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसके चलने में एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि इन चीज़ों का इजहार हम भी करते हैं कि 2-3 दफ़ा हुकूमतें हमारी हुकूमतें PMLN की गिराई गई, मार्शल लॉ लगाए गए, डिस्क्वालिफिकेशंस की गई,
लेकिन उसके बाद देख लें कि पाकिस्तान में जो हुकूमतें लाई उन्होंने मईशत का क्या हाल किया और पाकिस्तान मुआशी तौर पर कितना निगलेक्ट हुआ। आज जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त की है। और जो इस वक्त आपने देखा है कि पाकिस्तान जिस मईशत बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था और पीटीआई की हुकूमत ने उसको बहुत बुरी तरह मुतासर किया था, आज वो चैलेंज आप खुद देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी आ रही है। पाकिस्तान में उसूली तौर पे आपकी बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज में मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा था कि उन्हें वसवसा क्यों है, उन्हें ये लग रहा है कि आगे ये पार्टनरशिप जारी नहीं रहेगी? नहीं, देखिए बात ये है कि वसवसे से ये मुराद होता है कि मामलात इस वक्त तक स्मूथ चल रहे हैं और जाहिर है कि बंदे को ये तो रहता है कि अगर खुदा न खास्ता, चूंकि पाकिस्तान माशी तौर पर तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के जो इंडिकेटर्स हैं, जो महंगाई की शरह कहाँ 30%, कहाँ 4%, जमीन आसमान का फर्क है, जहां पर हम माशी तौर पर बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो फिर ये वसवसे तो होते हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये निज़ाम जो है वो किसी वजह से डिस्टर्ब होता है, सोबताज होता है, तो वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान की मईशत के, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को फिर और खुदा न खास्ता कलामी की माजरत जिसके लिए हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एक ही चीज़ है जिससे ये मौजूदा हुकूमत मुतासर हो सकती है, वो है अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाती है। अगर वो बाहर आ जाते हैं तो क्वाइट लाइकली, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, के हुकूमत फिर घर भी जा सकती है। वो वसवसा तो नहीं है कहीं? देखें बात ये है कि कौन कहता है कि अगर बानी पीटीआई बाहर आ जाता है तो हुकूमत चली जाएगी? किस जगह पर ये लिखा हुआ है? किस कानून के तहत चली जाएगी? किस आइन के तहत चली? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है सर, वो खुद कह चुके हैं, साहबजादा हामिद रजा साहब कह चुके हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन तो हमारे पास है ना। और फिर जैसे मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी आजकल आपसे फिर नाराज हुई है, क्या मौलाना साहब हो जाते हैं तो इस तरह का मामला अगर बन जाए जस्ट इन केस? आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं आपकी बात की तारीफ करता हूँ। देखिए हुकूमतें दो तरह से जा सकती हैं। नंबर एक तो कोई खुदा न खास्ता माशाल्लाह लग जाए, कोई गैर आईनी बात हो। आईनी तरीका तो एक ही है और वो अदम एतमाद का है। बिल्कुल। वो अगर इमरान खान जेल के अंदर भी बैठा हो और अगर चूंकि मरकज में इत्तेहादियों की हुकूमत है, पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत नहीं है कि कोई नून लीग के वोट ही अक्सरियत में है, तो अगर मरकज में अगर जाहिर है अगर कुछ सिनेरियो चेंज होता है तो अदम एतमाद तो हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ कि अदम एतमाद के जरिए तो कोई भी हुकूमत तब्दील हो सकती है। उसका इमरान खान के बाहर आने से क्या ताल्लुक है, ये मैं सवाल आपसे करता हूँ। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। अदम एतमाद एक आईनी प्रोसीजर है, अगर वो ला सकती है कोई पार्टी तो ले, आज ले आए, अगर कल को लेकर आना है तो कल को ले आए। हाँ, अदम एतमाद एक जमहूरी तरीका जरूर है, ये मैं जरूर कहूँगा। अली भाई, जो कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ, आप फरमा रहे हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात की हवाले से आप बातें कर रहे हैं पीटीआई नून लीग में, मैं तो सादा सा एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत ने पीटीआई को बानी के हवाले से जो कहा है कि 9 मई और 26 मई नवंबर की बात जो है उसमें तहरीरी तौर पर दे दे। अच्छा, अब वो तहरीरी तौर पर दे नहीं रहे, आप तहरीरी तौर पर मांगने पर इसरार कर रहे हैं। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये तमाम मुज़ाकरात जो चल रहे हैं अभी तक 0/0 पर खड़े हैं, सिर्फ तहरीरी ना देने और ना लेने। वो क्या जाल है, वो क्यों परेशान है और आप क्यों इसरार कर रहे हैं? कोई मेरे प्रोग्राम में कोई खबर तो ब्रेक करें। देखिए, मैं नहीं समझता कि सिर्फ कोई आप यूं कह लें कि अभी तो दायरे मुज़ाकरात का जो दौर है वो भी स्टार्ट हुए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज की गुफ्तो शनीद होना, दायरे पाकिस्तान में इस वक्त स्टेबिलिटी है और पाकिस्तान में अगर मजीद एडवेंचर ना हो तो बेहतर है। तो मैं मेरे एक सियासी कारकुन की हैसियत से, आपने बड़ा अच्छा मुझसे सवाल किया और मैं कारकुन की हैसियत से ये जरूर बताऊंगा कि देखिए बात ये है कि अगर आप ये कहें ना कि वो लिख के, इसका तो बरमला इजहार किया जा चुका है मुख्तदर हलकों की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम का भी मुतालबा है कि जिन लोगों ने और जिस पार्टी ने 9 मई के वाकयात किए हैं वो कौम से माफी मांगे। इसमें तो एज अ साफी आपको भी मेरा ख्याल यही कहना चाहिए। हाँ, हम ये नहीं कहते कि 9 मई में किसी बेगुनाह शख्स को सजा हो, लेकिन जो उसके मुजरिम हैं, जो उसके सहूलतकार हैं, जो उसके मास्टर माइंड हैं,
उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए और उनको माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। कुछ लोगों की माफी हुई है, लेकिन मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से इस बात के हक में नहीं हूं कि किसी 9 मई के वाकयात के किसी मुजरिम को माफी भी दी जाए, क्योंकि यही हमारा असल तरक्की का रोड मैप है। जब हम जुर्म करने वालों को सजा नहीं देंगे और रहते देंगे। अली भाई आप ठीक फरमा रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, हम तस्लीम करते हैं। अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज को देखूं 1.25 लाख पॉइंट्स अब चला गया स्टॉक एक्सचेंज में, तो मेरा मुल्क यहां खड़ा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो गुर्बत का शिकार पाकिस्तानी अफराद है, वो तो 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इस रवा साल के दरमियान गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। हुकूमत काम कर रही है, पंजाब काम कर रहा है, KPK काम कर रहा है, और यार बीच में कौन है जो अवाम तक ये चीजें रोकने से रोक रहा है? कागजों में तो ठीक है, अवाम परेशान है, आप एग्री नहीं है? देखिए बात ये है कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि आम आदमी को जो है वो काफी चैलेंजेस हैं, महंगाई के इश्यूज हैं, लेकिन ये हैरान कौन बात नहीं है कि 1 साल के अंदर जिस चीज को नामुमकिन कहा जाता था, महंगाई की शरह 30% और 29% से कम होकर 4 और 4 पॉइंट कुछ पर आ गई है, सिंगल डिजिट में आ गई है। तो ये इस हुकूमत की, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो चीजें जो नामुमकिन नजर आती थी, लेकिन ये नहीं मैं कहता कि सारे मसाइल हमारे खत्म हो गए। अभी नौजवानों को रोजगार देना है, पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ने की जरूरत है, अभी हमें पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेकिन ये खुशाइन बात है कि जो एक महंगाई का पहाड़ टूटा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से वो नीचे आ गए। अब हमारी हुकूमत का अगला टारगेट बिजली के बिलों की कीमतों में भी कमी करना है इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत बिजली के रेट भी कम करेगी। महंगाई पहले 4% पर आ चुकी है। चले वो सर ठीक है, चले खुदा करे यूं हो, उसमें तमाम पाकिस्तानियों का भला है। बस एक सियासी आपसे लास्ट सवाल ये है कि साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं, तहरीक इंसाफ के और लीडर्स कहते हैं, जिसकी वैसे तो तरदीद आ गई कि उनकी कोई बैक चैनल बातचीत चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और कोई ऑफर्स भी टेबल पर मौजूद थी, फिर दोबारा टेबल पर आ गई हैं। अब ऐसी सूरत हाल में उनका ये कहना है कि अब हमारे हंसने का भी वक्त आ गया है। हंसने से मतलब कि अब कुछ स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस, को पॉलिटिकल स्पेस उनको मिलेगी। तो इस चीज से परेशान है हुकूमत? नहीं, हुकूमत कतई तौर पर परेशान नहीं है। हुकूमत ने तो हमेशा खुद ऑफर की है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए। वो कहते थे कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि तमाम पार्टीज की लीडरशिप को तो वो चोर और डाकू कहते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को उल्टे अलकाबात से पुकारते थे, आज उनको अपना माई बाप तस्लीम करने के लिए तैयार है। तो ये मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनको इस टेबल पर बिठाने क्या क्रेडिट तो हमें जाता है ना कि हमने इनको कहा कि आप टेबल पर आकर बैठे। हाँ, मुज़ाकरात के जरिए जो चीजें तस्लीम की जा सकती है, उनकी जो कानून और आइन के दायरे में हो, जो NRO के जुमरे में ना आती हो, वहां पर हुकूमत भी अपना किरदार अदा करेगी। हम तो ये नहीं चाहते कि ये रोते रहे, हम तो खुद इनको हंसता हुआ देखना चाहते हैं। अली भाई मेरा आपसे आखिरी सवाल है, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, जलगार के जरिए ना करें। आखिरी सवाल आपसे ये है कि बानी चेयरमैन को बैरून मुल्क भिजवाने की, या नथिया गली या बनी गाला कहीं भी शिफ्ट करने की जो बातें हैं, ये पेशकश जो है ये हुकूमत कर रही है या कहीं और से हो रही है? आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? मैं तो समझता हूं कि ना ये पेशकश हुकूमत कर रही है और ना कहीं और से हो रही है। होता ये है कि जो ये सहूलतें लेना चाहते हैं और जो ये NRO लेना चाहते हैं, उसके लिए ये पहले प्रोपोगंडा करते हैं कि ये हमें ऑफर हो रही है। जब आप ये सुने कि ये इनकी तरफ से ये बयान आ रहा है हमें ऑफर हो रही है, उसके बाद ये समझ ले कि इनकी तरफ से तरला किया जा रहा है। अच्छा चलो तरला कर ले तो तरला मान लोगे? क्या हुकूमत मान लेगी तरला फिर बनी गला शिफ्ट कर देंगे? अगर इनका कौम से माफी मांगे, कुछ चीजों पर गौर हो सकता है। कौम से माफी तो मांगे ना पहले। ठीक, थैंक यू वेरी मच अली गौर बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक ले रही है, लेकिन उससे पहले एक डिस्कशन ये कर लें। बड़ी बट सब सूरत हाल दोबारा एक दफ़ा कशीदा भी हो गई है और रंजीदा भी हो गई है। कुर्रम में आज फिर DC के कॉन्वॉय पर फायरिंग हुई। मामला की इतने अरसे से मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो चलता रहा है। अब
तनाज़ा चलता रहा, 130 के करीब लोग उस तनाज़े के अंदर कुछ चक्कर, पहले तो ये बता दें कुछ ज़मीन का कुछ तनाज़ा है ना वहाँ पे, जिसकी वजह से दुरुस्त कह रहे हैं बाजवा साहब। ये पहले काम तो रूटीन का था, फिर बढ़ गया, फिर भड़क गया, और अब तो वहाँ से शोले वाली बात जो है वो सामने आ गई है। पारा चनार जो है वो केपी के हमारे खैबर पख्तून के जिला करम का सदर मकाम है। अच्छा, अंदाजन 100 कनाल क्या एक टोटा है, सिर्फ 100 कनाल, और 100 कनाल का टोटा है, उसके जनाब ऊपर 2 देहात जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा, इस 100 कनाल का जो रकबा है इसमें गुलाब मिली खेल का तल्लक अहले तशी से है, जबकि मदगी के जो कबीला है उसका अहले सुन्नत से है। अब ये भी यहाँ से भी आग भड़क उठी, और ये रिलेटेड करता है अफगानिस्तान में, इनके रिश्तेदार वहाँ भी रहते हैं जी, ठीक है। अब जब सुलह सफाई होने की बात आई, मामला ख़त्म होने की बात आई, तो 2 बातें सामने आ गई हैं। पहली बात तो ये आई है कि जब सुलह सफाई होने लगी है, 40 से 50 मुसल्लह अफराद मौके पे आए, उन्होंने आकर सीधा डीसी ने ठोकता है। डिप्टी कमिश्नर वहाँ का इलाके का, उसको फायर लग गए और हेलीकॉप्टर पर बिठाकर उनकी जान बच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हेलीकॉप्टर पर उसको पेशावर शिफ्ट किया गया है। वो ठीक है बात, लेकिन मेरा तो सवाल इस पे यहाँ पे जहन के अंदर ये आता है कि रियासत पाकिस्तान है, हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, हम एक ताकतवर मुल्क है, ये एक मसला जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये इस पे इल्ज़ाम देता है, वो उस पे इल्ज़ाम देता है, यहाँ से अली अमीन गंडापुर पे आ रहा है, उधर से कहीं मोहसिन नकवी पे आता है। इतना ये सब मामला हम ख़त्म नहीं कर सकते क्या? मतलब ये इतना बड़ा मामला है कि इतने अरसे से जारी है, और उसके बावजूद जाने जा रही हैं वहाँ पे, बदअमनी फैली हुई है वहाँ पे, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसे रोकने में नाकाम है। जब पीटीआई को बैन किया गया था तो 2 जमातें आई थी सामने, इंतहाई बाएतमाद। केड़ी थी? साहबजादा थी, दूसरी केड़ी सी? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन है। कौन सरबराह है सर उनके? अल्लामा राजा नासिर। अल्लामा राजा नासिर। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इसका मतलब है इतने करीब थे इमरान खान के। आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास कह रहा है वो जरा यार शॉर्ट सुना दे उमर, पहले फिर मैं बात करूं। कोरम का मसला यकीन कर लें ये 1 हफ्ते के अंदर आराम से हल हो सकता था। तो भाई हुकूमत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वो इदारे जिनकी जिम्मेदारी अमन अमान है, और हमें वज़ीर आला साहब ने भी जो केपी के सीएम है, उन्होंने भी हमें एक मुश्किल जगह लाके खड़ा किया है। वाकईन उनको पता नहीं है कि उनके इस इक़दाम से कितना नुकसान होगा। सुन लिया आपने उनके इस काम से कितना नुकसान होगा, किसके? नहीं, वो तो एक उन्होंने उसकी बात की है ना अली अमीन गंडापुर की। ओवरऑल उससे पहले जो उन्होंने बात की है उसमें वजारत दाखिला भी है, उसके अंदर आपकी सूबाई हुकूमत भी है। नहीं यार, हमारा मसला ये है, ट्रंप आ जाएगा, ये हो जाएगा कि ये कागज आ गया, ये हो गया, हर बात पे लड़ाई, ना मुज़ाकरात करने हैं। और ये जो मसाइल है, अच्छा, अगर केपी नहीं कर रहा वो गवर्नर राज ला दो फिर। चलो बहुत अच्छा, ये कोई हल फिर। अच्छा, कुरम की वजह से केपी में गवर्नर राज लगा दें, लोगों का जो यार लोग मर रहे हैं, लोगों के पास रोटी खाने के नहीं। बाजवा साहब, हुजूर वाला मैं भी यही अर्ज कर रहा हूँ ना, मामला उसके अंदर ये है कि एक रोड, एक पैसेज आपसे क्लियर नहीं हो रहा, हेलीकॉप्टर पे, जहाजों के ऊपर वहां पे चीजें जा रही हैं। दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इसका सवाल रिस्पांसिबल कौन है? यस एग्जैक्टली, या केपी के चीफ मिनिस्टर से पर्चा कराओ। बहरहाल दिस इज स्टेट ऑफ पाकिस्तान शैल टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर इट, और एक इतना बड़ा नहीं जिसको हल ना किया जा सके। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि 1 हफ्ते में हल होने वाला मामला था जो इतनी तवालत पकड़ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। कुछ अरसे से एक पैटर्न हम देख रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया दुनिया भर के ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा है। वो तरीकाकार ये है कि कोवर्ट टारगेटेड किलिंग्स, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की जाती हैं, वो अपने जो टारगेट्स हैं उनको एलिमिनेट कर रहा है। और इस बारे पाकिस्तान में भी काफ़ी कुछ रिपोर्ट हुआ, और वॉशिंगटन पोस्ट में एक नई स्टोरी आई है जिसमें रीइटरेट किया गया। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, और इस बारे काफ़ी कुछ रिपोर्ट कर चुके हैं, दैट हाउ रॉ ऑपरेट्स इन पाकिस्तान एंड एल्सवेयर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो निज़ामी साहब ये बताएं कि ये कोई नई चीज़ मेरे लिए तो ऐसा सच नहीं थी, भी पहले रिपोर्ट कर चुके हैं कि रॉ किस तरह से पूरी दुनिया में जो कार्रवाइयाँ कर रही है, और जो वॉशिंगटन पोस्ट में स्टोरी आई है, जो पाकिस्तान में मामला चल रहे थे वो अब कंट्रोल में है मामला, तो थोड़ा सा उसका बैकड्रॉप भी दे दीजिएगा, और क्या उसके मुताबिक हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज भी इवॉल्व हो गई हैं? जी बहुत शुक्रिया। यकीनन कौमी सलामती के हवाले से ये एक अहम मौजू है, और इस तरह के मौजूआत का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसमें डॉट्स कनेक्ट करने होते हैं। उसमें हम ये तस्वुर नहीं कर सकते, कोई हाइपोथेटिकल थियरीज के ऊपर बात नहीं कर सकते
उन फैक्ट्स को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उनको देखना पड़ता है और फिर इसका नतीजा निकलता है। उसकी वजह ये कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें किसी भी साइड से कोई प्रेस रिलीज इशू नहीं की जाती। तो इसलिए सहाफत में ये खासा एक अहम काम है कि आपने उन तमाम नुकात को देखना है, उन डॉट्स को कनेक्ट करना है। पिछले 3 साल में ये बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे वाकयात होना शुरू हुए। जनवरी 2022 से ये मामला शुरू हुआ जब इसको हमने रिपोर्ट किया, और उस रिपोर्टिंग में भी हमें खासी मुश्किलात आई। उसकी वजह यह कि एक सेंसिटिव मामला है कि जिसमें नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और उसके बाद फिर तकरीबन 2 साल बाद बिलाखिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये तस्लीम किया और सेक्रेटरी खारजा ने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वाकई इस तरह के वाकयात में हमसाया मुल्क भारत के लोग इन्वॉल्व हैं। और खलीजी ममालिक के जरिए, उन्होंने खलीजी मुल्कों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उसके नेटवर्क्स की डिटेल्स फिर हुकूमत पाकिस्तान ने बताई और इस सारी चीज को ऑन किया। उससे पहले 2 साल में ये जितने भी वाकयात होते थे उसमें हम रिपोर्ट तो करते थे, लेकिन उसमें हमें खासे प्रेशर का सामना करना पड़ता था, क्योंकि स्टेट हुकूमत उस वक्त खामोश थी, उनकी जानिब से कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन अब इंटरनेशनली भी कनाडा के अंदर इस तरह के वाकयात हुए हैं। अमेरिका और बरतानिया जो है वो इस मामले में इन्वॉल्व हो गए हैं, क्योंकि वहां पर भी इस तरह की शिकायत आई हैं। तो उसके बाद इंडिया के खिलाफ ये एक तरह का 3 से 4 मुल्कों के अंदर ये सारा मामला देखने में आया और खारजी सतह पर इंडिया को काफी मुश्किल का भी सामना करना पड़ा। कनाडा ने खसूसन इसको बहुत सीरियस लिया है और उसके ऊपर उन्होंने खासी कार्रवाइयां भी की हैं और उनके सफारती ताल्लुकात आपस में खराब भी हुए। तो अब वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट आई है उसमें भी पाकिस्तान में होने वाले इंसिडेंट्स जो हैं उनकी डिटेल्स हैं, उसके हवाले से रियासती वर्जन भी उसमें शामिल है, वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उनके मौक़िफ़ भी उसमें शामिल है। तो पता ये चलता है कि मुख्तलिफ मेथड्स को यूज किया गया, कहीं पे किराए के कातिल इस्तेमाल हुए, कहीं पे लोगों को हायर करके बाहर से भेजा गया, और कहीं पे फिर जो पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानी हैं उन्हें इन्वॉल्व किया गया, उनका यूज किया गया। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी थी कि जिसके अंदर हर ऑप्शन को इस्तेमाल किया गया। माजिद भाई, अगर आप बरतानवी जरीदे गार्डियन और अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को देख लें, मैंने उसको अच्छी तरह दोनों रिपोर्ट्स वहाँ जो छपी हुई हैं वो मैंने पढ़ी हैं, जिसमें एक वाज़ह फिगर मैंने नोट किया है 20 अफराद, यानी वो ये दोनों हमारे अखबार नहीं हैं, जो बाहर के ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि 20 के करीब अफराद को पाकिस्तान में हलाक किया गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कनाडा में तो एक सिख मर गया, उन्होंने हुकूमत तो बड़ी मुतरक हो गई, पाकिस्तान इस हवाले से क्या प्लानिंग कर रहा है, किस नजर से देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जब ये मामला कनाडा की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से शुरू हुआ, तब पाकिस्तान में फैसला साजों ने ये फैसला किया कि हाँ, अब ये वक्त है कि जिसके ऊपर हम अपने केसेस को भी सामने ला सकते हैं और उनको भी हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी वजह से हमने ये देखा कि 2 साल जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2024 तक इस मामले पे खामोशी रही। स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इशारों किनायों में तो बात की जाती थी, लेकिन वाज़े मौक़िफ़ 2 साल बाद उस वक्त इख्तियार किया गया। तो अभी लगता है कि कुछ ऐसे वाक़यात भी हमारे इल्म में है कि जिनमें कुछ कार्रवाइयों को नाकाम बनाया गया और कुछ ऐसी कार्रवाइयां थी जिनको रोक लिया गया, नहीं होने दिया गया। तो उससे ये भी पता चलता है कि ये दोनों साइड्स की जो एफर्ट्स हैं या कोशिशें हैं उनमें इजाफा देखने में आया है और पाकिस्तान की जानिब से इस चीज को समझते हुए इसके हवाले से, इसको रोकने के हवाले से भी कोशिशें की जा रही। वो खबर आप लीक कर दें कि एक ऐसा वाकया हो चुका है, तो ये प्योर जो खुफिया एजेंसीज का तरीकेकार है पूरी दुनिया में, इसराइल का हो, अमेरिका का हो, बरतानिया का हो, तो बिल्कुल इस तरीके को अपनाया जाता है कि जिसके अंदर आप किसी चीज को ऑन नहीं करते। ठीक, थैंक यू वेरी मच। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, तफसीली इस सब मामले को समझा रहे थे। भट्ट साहब, वही जो आप सवाल पूछ रहे थे, मेरे ज़हन के अंदर भी वही सवाल है कि कनाडा ने तो आसमान सर पे उठा लिया। बाजवा साहब, ये जो भारत दहशतगर्दी करता है ना, ये खुली दहशतगर्दी करता है। उसको ना जरा थोड़ा सा शर्म या आको होती है ना, हिचकिचाहट होती है। उन्हें कहा जी क्रिकेट में मैंने तुम्हारे साथ खेलना नहीं, मैंने पाकिस्तान नहीं आना। उन्हें साफ ही कहता मोदी ने, मैं नहीं खेलना। इसी तरह अच्छा मैं आपको बताऊं, आमर सरफराज उर्फ तांबा,
तांबा कौन है? जेल में जिसको मारा था। हाँ जी, अगर आपको याद हो 1990 में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई थी लाहौर और फैसलाबाद में, अच्छा बम धमाके हुए, लोग जाँ बहक हो गए, 14 अफराद के कत्ल में मुलवस हो गया। इंडियन शहरी सरबजीत सिंह पकड़ा गया, जेल चला गया, जेलों सजाए मौत हो गई। जब उसे सजाए मौत हो गई तो इस भारतीय दहशतगर्द को कोट लखपत जेल में 2013 में इसका मर्डर हो गया। ये लड़ पड़ा वहां पर, रोटी खान दे उते ना उते पाकिस्तानियों ने पै गया, पाकिस्तानी भी पै गए। अच्छा, उसका इल्जाम लग गया अब उस बंदे पर जिसका नाम मैंने आपसे पहले किया, आमर सरफराज उर्फ तांबा साहब जी। तांबा साहब पे जनाब पर्चा हो गया। 45 के साल था, मैंने देखा उसको, आमर सरफराज तांबे को 45-50 के साल दे थले थले सी उसकी उम्र। अच्छा, उसका जो आमर सरफराज तांबा था वो बाहर आया और उसके बाद आमर सरफराज तांबा को 14 अप्रैल 2024 को 2 नामालूम अफराद ने उसको फिर मर्डर कर दिया। जी जी, और नजर रखी हुई थी उस पर, नजर रखी, प्लानिंग मुद्दी पाएंदी कि वहां से बैठकर हर चीज ऑपरेट हो रही है। अगर किसी पर शक भी हो पाकिस्तान में तो वहां बैठकर वो यहां टारगेट किलिंग कर रहा है। मैंने उनसे सवाल भी यही किया कि जो इंटरनेशनल पेपर्स है वो कह रहे हैं कि वी के अफराद 20 का फिगर वो दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। 58 के करीब उन्होंने लिस्ट भी बनाई हुई है जो वो क्लेम कर रहे हैं कि भारत ने ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई है कि जिन मरवाने हैं, जिनमें से अभी तक इतने 20 तो मार चुके हैं, ये मार चुके हैं। हाँ, और आप ये देखें ना, जो पहले हमारे पार्ट में बात लोअर करम की बात कर रहे थे, केपीके की बात कर रहे थे हम कि वहां पर 40 से 50 अफराद सुलह हो गई। केपीके के सीएम ने कराती, मोहसिन नकवी साहब ने कराती। एट द 11th आवर 40 से 50 अफराद गन पॉइंट पर आते हैं और डीसी को फायर मार देते हैं। ये कौन है? ये वही दहशतगर्द है जो अफगानिस्तान से भारत भिजवा रहा है। जी बिल्कुल, आपकी ठीक बात है। और फिर जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, BLA की बात करते हैं, तो वहां पे भी उसके पीछे आपको इंडिया ही नजर आता है। और जो रिपोर्ट हम शेयर कर रहे थे ना, उसमें खास तौर पे ये कि वॉशिंगटन पोस्ट ने रॉ ऑफिशियल्स से भी, यानी कि जो इंडिया की जो स्पाई एजेंसी है जो इसके पीछे है सब दहशतगर्दी के, उनके सोर्सेज से भी इसको कंफर्म किया एंड देन ये सब बात हो रही थी। बट द गुड थिंग इज, अगेन आई विल रिटरेट के अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान ने इसके खिलाफ एक सिक्योरिटी पॉलिसी बड़ी मजबूत एक इवॉल्व भी हो गई है और अब वो इन एक्शन भी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आज के प्रोग्राम से इतना ही था, कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा। अल्लाह हाफिज़।